जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर अकेडमी में। आज से हम इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेट पीसीएस में डिफरेंट डिफरेंट भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको सीखने का प्रयास करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि बाकी जो टॉपिक रहे, बाकी जो सब्जेक्ट रहे वो थोड़ा इजी पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमी का जो चैप्टर रहा, इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट रहा, वो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। थोड़ा जैसे कहते हैं कि थोड़ा नीरस टाइप का हो जाता है। तो उसको आसान करने के लिए, उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने के लिए आज से हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश को उठा रहे हैं। ये यूपी पीसीएस को उठा रहे हैं। यहाँ से हम सबसे पहले देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, कैसे किस लेवल के क्वेश्चन है। पहले हम लोग लेवल के किस लेवल के क्वेश्चन है पहले उसे देख लिया जाएगा, उसके बाद इसकी थियोरी को समझा जाएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ये जो इंडियन इकोनॉमी टर्म रहा, ये इकोनॉमी टर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन ध्यान यह देना है कितना आपको जरूरत का है, केवल उतना ही जरूरत पढ़ना है। नहीं तो पढ़ते जाएंगे तो पता चला बाकी सब सब्जेक्ट छूटकर केवल यही पढ़ते रह जाएंगे। तो ठीक है, इसी के लिए हमने पहले ये किया कि पहले क्वेश्चन लगा दिया जाता है, देख लीजिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसके बाद उसका थियरी पढ़ा जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट अप्रोच प्रैक्टिस किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, अभी हमने उठाया हुआ 2025 का प्री का आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। देखिए, एक असर्शन रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत विश्व का क्या रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में ये ट्राई का डाटा आता है। देखिएगा, ये ट्राई का डाटा आता है कि अगर भारत में, अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर 950 मिलियन अगर 950 मिलियन यूजर हैं, ये ट्राई का डाटा है, तो इसलिए यह सबसे बड़ा गेमिंग बाजार भी हुआ। तो इस वजह से इनका आप क्या आंसर बताया जाएगा, सीधे बस इतना बता दें, ट्राई का डाटा हमने बोला रीजनिंग को उठाते हैं, ट्राई का डाटा बोला कि 950 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड करते हैं लोग, यूजर हैं, तो इसलिए भाई मोबाइल रहेगा। मोबाइल, अगर मोबाइल ज्यादा रहेगा, लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच ज्यादा रहेगी, तो गेम भी खेलेंगे। तो सीधे सीधे इनका यह मारा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। मानव पूंजी का इसका मतलब क्या हो रहा है कि मानव पूंजी मतलब कि जो ह्यूमन हो गए, जैसे कि देखिए किसी के जो बच्चे हो गए या फिर बड़े भी एडल्ट हो गए, तो देखिए सरकार ने भी इस लेवल पर प्रयास किया था, स्किल डेवलपमेंट करके एक स्कीम चलाई गई थी, लोगों को स्किल डेवलप कराना। और बाकी देखिए आप क्या करते हैं कि अगर आपके घर में देखिए कोई बच्चा रहा, तो आप उसे शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, ताकि वह अच्छे से ग्रो करे। और ये जो आप उसमें डाल रहे हैं, कहीं एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। ये देखिए पूंजी बोल रहा है, और पूंजी लगा रहे हैं कहाँ पर, मानव में पूंजी लगा रहे हैं। इस वजह से अब देखिए तुरंत, अब देखिए छोटा सा बच्चा रहा, आपने उसके स्कूल की फीस भरते गए भरते गए भरते गए, आप उसका खान पान का सारा खर्च उठा रहे हैं। तो एक निश्चित समय आने पर जब वो स्किल सीख जाएगा, जब वह एक लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब कहने का रहा है कि उसकी शिक्षा पूरी होगी, उसने कोई स्किल सीख लिया, तो वह क्या किसी काम का नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं रहा, काम का हो जाएगा तो वही करेंगे। क्या उसका भविष्य में लाभ मिलता है? हाँ सही बात है, भविष्य में लाभ तो उसका मिलेगा ही। फिर करें कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। क्या ये बात सही है? शिक्षा, अब देखिए किसी को अगर एजुकेशन मिला रहेगा, अगर देखिए किसी को एजुकेशन मिला रहेगा, तो उस काम को तेजी से कर पाएगा, किसी भी काम को उसे समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। लेकिन अगर शिक्षा नहीं मिला पाएगा तो उसे थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। हालांकि वह समझदारी से कर भी सकता है, लेकिन ये जो पैटर्न रहा है कि एजुकेशन मिलेगा, उसे स्किल सिखा रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य रहेगा, अगर व्यक्ति, देखिए अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार पड़ा रहेगा तो काम क्या करेगा? तो कहेंगे ये शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये दो चीजें अगर किसी पर्सन के पास है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है कि वह ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएगा। ओके, तो इसलिए इनका भी क्या बोला जाए, कहेंगे कि पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। तो इसमें भी क्या यही सही हुआ? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य में भी तो एक तरह पूंजी निवेश ही होता है, और इसका लाभ भविष्य में क्या मिल रहा है कि भाई प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा बढ़ जा रही है, देश की इकोनॉमी में, अपनी खुद की इकोनॉमी में उनका ज्यादा योगदान रह रहा है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या का से खाद्य सुरक्षा का आयाम खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। इस शब्द को ध्यान दिया करिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं है, वनली, ऑलवेज ऐसे शब्द अगर रहे तो उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा नहीं, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 मतलब एक 4 टर्म दिया हुआ है। उपलब्धता, किसकी उपलब्धता? भोजन की उपलब्धता। पहुंच, उपलब्धता मतलब एक जगह जहां उपलब्ध रहे, स्टॉक में आपकी जमा रहे, आपकी वहां तक पहुंच होनी चाहिए, पहुंच भी है, और आपकी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उस भोजन को खरीद सके। जिसे कहें अनाज का दाम एक गोदाम में भरा हुआ है, आप लेकिन वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब जाने का रास्ता ही नहीं है, कुछ ऐसा जगह है जहां आप जा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अब जाने का रास्ता भी है, सब कुछ सही है, लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे खरीद सके, आपको इतना पैसा ही नहीं हो रहा है। तो कहें ये 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही इसमें आयाम में नहीं रखा गया है, तो ये 3 इसका हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा आयाम नहीं है, तो केवल 4 इसमें बताया जाए, यह उसका आयाम नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट कहें, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन था, दूसरे को कारण कहा गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। हाँ सही बात है, हर जगह का देखिए समय और देश के अनुरूप भिन्न रहेगी। वह कौन सा देश है, कहाँ का देश है, तो इस बेसिस पर वहां का डिसाइड किया जाएगा कि वहां के निर्धनता की रेखा क्या है। मतलब कहने का ये रहा कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहां का लोगों की जरूरतें क्या है। निर्धनता रेखा कैसे डिसाइड करते हैं, व्यक्ति की पर डे की जरूरत पूरी हो पा रही है कि आप जरूरत पे कहें, उसका रहने का जो घर हो गया, उसका खाने का भोजन का व्यवस्था हो गया, उसकी शिक्षा मिल रही है, लेकिन ये सारी बातें मिल करके तय करती हैं कि किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति निर्धनता रेखा कहें गरीबी रेखा से नीचे है या ऊपर है। तो इस बेसिस पर देखिए ये कह रहा है कि अनुरूप भिन्न होती है। हाँ होती है, बात सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों समय के अनुसार भिन्न होती है। हाँ ये बात भी सही है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अब जैसे मूलभूत आवश्यकता का मतलब ये समझिए, अगर कुछ रहने वाले लोग हैं जो कि गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अब समझिए कोई अगर गर्म क्षेत्र में रहने वाला है और कोई एक ठंडा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो उसकी जरूरतें दोनों की भिन्न भिन्न होंगी, उनका रहन सहन खान पान सब अलग होगा। अब जो गर्म वाले क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, तो उनकी क्या कपड़े वो जो पहनेंगे वो एकदम नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे। लेकिन जो ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं वो कैसे कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उनकी जरूरतें उस टाइप से रहेंगी, खान पान भी उस टाइप से रहेगा। तो ये कहीं ये सारी जरूरतें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग होती है, और उसी बेसिस पर कहें कि ये भी अलग अलग रहता है। ठीक है ना। अब देखिएगा एक चीज, अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं कि जो निर्धनता रेखा को लेकर के बात कही जा रही है ये क्या होता है। कहेंगे कि जो निर्धनता रेखा है, इसके लिए भारत में एक कमिटी बैठाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी करके नाम था उनका। क्या नाम था? तेंदुलकर कमेटी करके रहता है। यह कमेटी बैठाई गई थी कब? इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था अपना 2009 में। इस कमेटी ने क्या बोला? इस कमेटी ने बोला कि जो व्यक्ति पर डे का अगर 27 रुपीज कमा रहा है, या देखिए जो व्यक्ति पर डे का अगर 27 रुपीज कमा रहा है, तो वह गरीब नहीं है। कहाँ का? रूरल एरिया का, गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर पर डे का 27 रुपीज कमा रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। और वही शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर पर डे का 33 रुपीज कमा रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और कमेटी आती है, रंगराजन कमेटी, 2014 में आई। इसने थोड़ा सा उस अमाउंट को बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, अगर पर डे का 32 रुपीज कमाते हैं, उनकी अर्निंग होती है, तो वह गरीब नहीं है। वहीं अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं पर डे का 47 रुपीज कमाते हैं, तो वह पॉवर्टी लाइन से ऊपर माने जाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। ये हमारे यहाँ कमेटी का रिपोर्ट है। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक का ये डाटा बोलता है कि पर डे का भाई साहब आप $2.15 कमाइए। जो जिस व्यक्ति का पर डे का इनकम $2.15 के आसपास आ रहा है, इसको अगर आप इस समय के हिसाब से लगभग कैलकुलेट करें तो ये लगभग 96 के आसपास जा रहा है इस समय, 96, या फिर इसको अगर पूरा ही 100 मान लें तो 215 रुपए के आसपास लगभग लगभग बात कर रहे हैं, कुछ देर में पहुंच ही जाएगा। तो ये 215 रुपए के आसपास ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा करता है, और हमारे यहाँ के क्या आंकड़े कहते हैं, 47 रुपए में ही आप अमीर बन जा रहे हैं। वाह। तो ये आंकड़ा रहा जिस बेसिस पे ये कहा जाएगा। अच्छा ये तो पुराना 2014 का आंकड़ा रहे, कहीं इस समय का लेटेस्ट आंकड़ा क्या है? कहीं लेटेस्ट आंकड़ा अब बदल दिया गया है, कहीं ये रुपीस पर डे के रुपीस के बेसिस पर नहीं, अब दूसरा आंकड़ा बोला जाता है। क्या? इस समय देखिए जो लेटेस्ट आंकड़ा बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि पैसे कमाने के बेसिस पर किसी को गरीब अभी नहीं माना जाएगा। कहें तब कैसे माना जाएगा? कहें इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे जाएंगे, और अब उसे पॉवर्टी लाइन ना करके
एमपीआई नाम दिया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा गया, बहुआयामी। कहे बहुआयामी का मतलब क्या हुआ, सीधा इसका मतलब ये सीधा रहा कि किसी व्यक्ति के पास अगर अपना पक्का मकान है, किसी व्यक्ति के पास अगर अपना पक्का मकान है तो वह गरीब, वह इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर रहेगा। पक्का मकान होना, पक्का मकान जिसके पास नहीं था तो उसके लिए सरकार ने देखिए दिया था पीएम आवास करके योजना। पीएम आवास योजना के तहत उस व्यक्ति को घर दिया गया था। इस तरीके से ये इससे बाहर हो गए गरीबी रेखा से। अब कहें पक्का मकान, तो पक्का मकान में बिजली भी आनी चाहिए। अगर बिजली भी पहुंचा दी गई सरकार के द्वारा, किस योजना के तहत, कहें ये सौभाग्य योजना के तहत, ये सौभाग्य योजना के तहत अगर उसके घर में बिजली भी पहुंच गई तो वह इस लाइन से बाहर हो गया। फिर तीसरा बात, कहें पक्का मकान हो गया, बिजली हो गई, उनके घर में साफ पीने का पानी आ रहा है, ये सब बेसिक जरूरतें की बात कर रहे हैं। कहें पीने का पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहें ये भाई आ रहा है जल जीवन मिशन के तहत आ रहा है। मिशन गड़बड़ है, ये जल जीवन मिशन के तहत आ रहा है। उनके घर में पानी आ गया। अब समझिए पक्का मकान हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, अब ये सब चीजें हो गई। अब उनके घर में गैस भी होना चाहिए, तो कहें अगर उनके घर में गैस भी आ जा रहा है, कहें गैस कैसे आएगा, कहें गैस लेकर के आओ भाई उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी उनके घर में लेते आ जाओ। चलो उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर में गैस भी मिल गया। अब पक्का मकान हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, और क्या चाहिए, कहें इनका बैंक में खाता भी खुलवा दो। लो खाता भी खुल गया अगर बैंक में, तो बैंक में अगर इनका खाता खुल गया, कैसे खाता खुला, कहें जनधन योजना के तहत आलो खाता खोल लो। जनधन योजना के तहत इनका खाता भी खुल गया। कितनी हो जाए, 1 2 3 4 5 हो गया। जनधन योजना के तहत इनका खाता भी खुल गया। अब इसके बाद अब क्या बचा, कहें इनके घर में शौचालय भी बनवा दो, आज लो शौचालय भी बना दीजिए। इनके घर में शौचालय बन गया। शौचालय किस योजना के तहत बना, स्वच्छ भारत योजना के तहत बना, स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत के घर में शौचालय बन गया। कितना हुआ, ये कहें 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पक्का मकान हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, खाता हो गया, इनके घर में शौचालय भी बन गया। अब शौचालय बनने के बाद फिर इनके घर में और क्या चीज की जरूरत होगी, और क्या चीज की जरूरत होगी, जरा इन्हें देखिए, कुछ और चीज बचा, कहें हाँ बचा, 2 चीज और बचे, क्या क्या, कहें भैया शिक्षा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए इनके बच्चे को, ये 6 नंबर हो गया, शिक्षा मिल जाए। अब शिक्षा मिलने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, कहे मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कि बच्चों का एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए भाई साहब मिड डे मील योजना चलाई गई। ये मिड डे मील योजना तहत उनके बच्चे को शिक्षा भी दे दी गई। अब ये 7, अब ये लास्ट एक योजना बची, क्या, कहें ये सारा काम तो हो गया उनके घर में। देखिए उन्हें जो पहले कच्चा मकान से रहते थे अब वो पक्का मकान में रहने लगे, उनके घर में बिजली भी आ गई, उनके घर में पानी भी आ गया, उनका बैंक में खाता भी खुल गया, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने भी लगे हैं, और उन्हें क्या मिला है, उनके घर में गैस का कनेक्शन भी पहुंचा दिया गया है। तो अब कहें कि अगर कभी वो बीमार पड़ते हैं तब उनका क्या किया जाए, तो कहें लो आओ उसके लिए भी कर देते हैं। अगर कभी बीमार पड़ते हो तो लो स्वच्छ स्वस्थ भारत अभियान। स्वस्थ भारत अभियान, इसमें क्या किया गया, आयुष्मान कार्ड आपको बना के दे दिया गया, आयुष्मान कार्ड बना के दे दिया गया, इसके तहत आप इलाज करवा लीजिए 5 लाख तक का अपना। तो इस तरीके से जितने लोगों को यह दिया गया, तो लगभग ये माना गया कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास, या थोड़ा सा डाटा और भी हो सकता है, इसके आसपास के जो
लोग थे, ये माना गया कि भारत के इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, अगर जितने लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचा दिया गया। इस डाटा को आप चेक कर लीजिएगा। ये मेन चीज क्या है आपको कि अब जो पैमाना रखा गया, पहले का पैमाना क्या था कि केवल इनकम के बेसिस पर रखा गया था। कभी कहा गया भाई सब आपके 33 रुपए इनकम होनी चाहिए, कभी कहा गया आपको 32 रुपए होनी चाहिए, कभी कहा गया आपको 27 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहा गया कि नहीं, ये 8 जो एकदम बेसिक बेसिक जरूरतें हैं, उसे पक्का मकान मिलना चाहिए, उसके घर में गैस कनेक्शन होना चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य उसके लिए जरूरत होनी चाहिए, उसके आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, उसके घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचना चाहिए, साफ पीने का पानी उसे मिले, अगर तो बैंक में उसका खाता खुला रहे। अगर इतनी सारी जरूरतें, इतनी सारी चीजें किसी की पूरी हो जाती हैं, तब उसे एमपीआई से बाहर माना जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर माना जाएगा। पहले का गरीबी रेखा का आंकड़ा हटा करके अब ये नया लाया गया है। तो आपको मेन जानने की चीज क्या है, किस बेसिस पर ये रखा गया है, ये इस 8 बेसिस पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, लीडिंग प्रोड्यूसर है। कहे हाँ होता है, कितना होता है, कहें ये देखिए 150 से 160 लाख टन। समझिएगा उत्तर प्रदेश में आलू का प्रोडक्शन कितना होता है, 150 से लेकर 160 लाख टन का प्रोडक्शन होता है आलू का। भारत सरकार ने इसीलिए देखिए अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। और अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा क्या होता है, कहें यहाँ की जलवायु उस पर डिपेंड करती है, यहाँ किसानों की जो कहे एक अनुभव रहा वो डिपेंड करता है, ये गंगा यमुना का जो दुआब का क्षेत्र है यह इस पर डिपेंड करता है, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी डिपेंड करती है, यहाँ का ठंडा मौसम डिपेंड करता है। ये इतने सारे फैक्टर हैं जो कि आलू के प्रोडक्शन को यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखिएगा कुछ ये आंकड़े रहे, इसमें फर्रुखाबाद को उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में नंबर 1 पे रखा गया है। 150 से 160 लाख टन का प्रोडक्शन होता है। और भारत में कुल आलू के प्रोडक्शन का 30 to 35% अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। राइट, ये कुछ जिले रहे जहां पर की बड़ी मात्रा में आलू का प्रोडक्शन होता है। फर्रुखाबाद, आगरा, कन्नौज, इटावा, अलीगढ़ और भी जिले हैं, ये टॉप के जिले रहे। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखिए अभी 5 क्वेश्चन देखे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं तो आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चन दिखाया जाएगा। ये जब पूरे हम लोग पहले पीवाईक्यू लगा लेते हैं, पीवाईक्यू से हमें देखिए बेसिक क्या समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपके स्टेट बेसिस पूछे जा रहे हैं, उस बेसिस पर आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आने वाले एग्जाम आपके लिए लाभदायक होगा, आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, अगर डायरेक्ट ही आप अगर थ्योरी पे उतर जाते हैं तो बस यही रहा कि कितना पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ना है। राइट, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।